गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में कहाँ तक हमने डिस्कस किया है? कहाँ तक डिस्कस किया लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हमने बेसिकली वॉटेक्स फ्लो डिस्कस किया था, है ना। तो वॉटेक्स फ्लो की जो बेसिक इक्वेशन थी, मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ, ध्यान दो। वॉटेक्स फ्लो में बेसिक इक्वेशन थी कि प्रेशर का वेरिएशन दो डायरेक्शन में आपने देखा था, एक तो रेडियल डायरेक्शन में और एक जेड डायरेक्शन में, ठीक है। जब आपने यहाँ पर डेरिवेशंस वगैरह देखे थे तो जेड को कहाँ लिया था? ऊपर की तरफ लिया था, ठीक है। वॉटेक्स फ्लो किसको कहते हैं? जब भी फ्लूइड का मास यदि रोटेशन मोशन में होता है, रोटेशन में, आप फ्लूइड का रोटेशन नहीं बोल रहे, फ्लूइड पार्टिकल का नहीं बोल रहे, पूरा का पूरा मास जब रोटेट होता है तो वो क्या कहलाता है? वॉटेक्स फ्लो कहलाता है। अब वॉटेक्स फ्लो में दो तरीके के वॉटेक्स फ्लो होते हैं, एक तो फोर्स्ड वॉटेक्स फ्लो और दूसरा फ्री वॉटेक्स फ्लो। फोर्स्ड वॉटेक्स फ्लो में इक्वेशन क्या आई थी? व्हाट वाज द इक्वेशन? फोर्स्ड वॉटेक्स फ्लो की इक्वेशन क्या थी? व्हाट वाज द इक्वेशन? फोर्स्ड वॉटेक्स फ्लो के अंदर कंसेप्ट क्या लगा था? पहले तो कंसेप्ट बताओ कि यहां पर आप एक्सटर्नल टॉर्क लगाते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर पानी को घुमाने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी दी जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है मैकेनिकल में कन्वर्ट होती है, उसके बाद वॉशिंग मशीन का जो बेस होता है वो घूमता है और उसके साथ में पानी घूमता है, पानी के साथ कपड़े घूमते हैं, है ना। तो फोर्स्ड वॉटेक्स फ्लो में एक्सटर्नल टॉर्क दिया जाता है, लगाया जाता है, तो ओमेगा कांस्टेंट होता है। ये कंसेप्ट इस जगह का कि ओमेगा कांस्टेंट होगा। जब जब भी क्वेश्चन में ओमेगा दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, तो समझ जाना फोर्स्ड वॉटेक्स फ्लो का ये एग्जांपल चल रहा है, क्वेश्चन चल रहा है ना। फोर्स्ड वॉटेक्स फ्लो में हमने इक्वेशन डिराइव करी थी और इनके पहले एक इक्वेशन थी डीपी। डीपी क्या था? डेल पी बाय डेल आर मल्टीप्लाइड बाय डी आर प्लस डेल पी बाय डेल जेड मल्टीप्लाइड बाय डी जेड। अगर आप ऊपर की तरफ लेते हो जेड को पॉजिटिव, तो यहाँ पर प्रेशर ऊपर की तरफ जाने पर क्या होता है? घटता है, तो यहाँ पर आता है माइनस रो जी, है ना। इसकी जगह तो लिख देते हैं माइनस रो जी। और ये था आपके पास में रो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। इसको भी डिराइव करवाया था हमने, फोर्स इक्विलिब्रियम लगा करके डेरिवेशन दे दिया था, जिसमें हमने प्रेशर के कारण फोर्स, ठीक है, जो नेट फोर्स आया था उसको मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा था, है ना। तो डेरिवेशंस पे भी ध्यान दिया करो और आप जाकर के वापस डिराइव किया करो, है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब सिर्फ डेरिवेशन में मिलता है। देखो ध्यान देना, इसके बाद में हमने क्वेश्चंस भी किए थे और एक कंसेप्ट भी देखे थे। कंसेप्ट क्या थे कि अगर आप यहाँ पर इसको घुमाते हो, है ना, अगर आप इसको घुमाते हो, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो जितना ये इनिशियल सरफेस से नीचे जाता है उतना ही साइड में ऊपर भी जाता है। ये कब तक चलेगा आपका ये सिलसिला? जब तक ये टच ना कर जाए टॉप को, ठीक है। अगर क्लोज्ड है तब भी टच ना कर जाए टॉप तक, सिचुएशन सेम चलती है। अगर ओपन है तब भी टॉप को टच करने तक सिचुएशन सेम चलती है। तो यदि कभी क्वेश्चन आता है कि किस एंगुलर वेलोसिटी के कोरस्पॉन्डिंग एक टॉप को टच कर जाएगा, तो बेसिकली दिस प्लस दिस आप कर देते हो, टोटल डेप्थ आपके पास में आ जाती है, जिसको जेड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप पॉइंट ये लेते हो, दिस इज, मान लो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर सेकंड पॉइंट, तो बेसिकली फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो डिफरेंस ऑफ हाइट है ये तो जेड है ना। और फर्स्ट और सेकंड पॉइंट की जो रेडियल डिस्टेंस है, फर्स्ट तो यहीं पर है, इसका तो r बराबर 0 है और इसकी रेडियल डिस्टेंस को r कहते हैं, तो इक्वेशन बनती है z इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, है ना। ये इक्वेशन आपने बनाई थी, ये फोर्स्ड वॉटेक्स फ्लो की इक्वेशन थी। फ्री वॉटेक्स फ्लो में जो इक्वेशन बनी थी वो वही इक्वेशन थी जो बर्नौली में आप यूज करते हो। तो क्या इक्वेशन थी? P1 डिवाइडेड बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g प्लस Z1, दिस इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g प्लस Z2। ये इक्वेशन आई थी आपकी फ्री वॉटेक्स फ्लो में। और फ्री वॉटेक्स फ्लो में क्या कंसेप्ट था? कंसेप्ट था कि जो mvr है, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, तो दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो यहां से आपने देखा था कि v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, और यहां पर आपने बोला था कि जब रोटेशन होगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, हम जानते हैं कि v बराबर ओमेगा r होता है, तो यहां पर आपको साफ साफ नजर आता है कि v इज प्रोपोर्शनल टू r। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ये डेरिवेशंस में देखो ना कितनी चीजें पता लगती है। ये क्वेश्चन आया है, अब कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा वो भी डेरिवेशन से उठ करके आएगा। देखो ये क्वेश्चंस आने शुरू हो गए, ये डेरिवेशन की तो क्वेश्चन है, वरना फोर्स्ड वॉटेक्स फ्लो, फ्री वॉटेक्स फ्लो, कोई इक्वेशन देखता है मान लो सिर्फ इतना, तो उसको नजर नहीं आएगा। फोर्स्ड वॉटेक्स फ्लो, फ्री वॉटेक्स फ्लो की डेफिनेशन देखता है सिर्फ इतना, तब भी ये नजर नहीं आएगा। डेरिवेशन करोगे तब ये चीजें नजर आएगी। तो अब जो नए क्वेश्चंस बनेंगे वो सब डेरिवेशन से बनेंगे ना। तो डेरिवेशंस किया करो, बार बार किया करो, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप कर पाओगे। डेरिवेशंस के अलावा अगर फिर क्वेश्चन बचते हैं तो वो प्योर फैक्ट बचते हैं फिर आपके पास में, ना। तो प्योर फैक्ट फिर रखते हुए चलते हो। कहाँ है कपड़ा वगैरह? देखना जरा हेमंत, कपड़ा का मिल गया। हाँ, तो
आपके पास में इक्वेशंस वगैरह हमने डिराइव कर ली थी, हमने क्वेश्चंस भी किए थे लास्ट क्लास के अंदर। क्वेश्चन आ गए थे क्या समझ में? लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था घर जाके दोबारा किया करो, है ना। तो क्वेश्चंस के अंदर हो सकता है कि कोई कैलकुलेशन में थोड़ा पीछे रह जाए, तो दोबारा क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन का समझने का आपका यहाँ पर रहना चाहिए कि आपको समझ में सारा आ गया, कैलकुलेशन नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, हाँ स्टेप्स हमारी क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया, घर जाकर के दोबारा रिवाइज करो, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने यही सारी बातें की थी, ठीक है। इसी पर बेस्ड हम कुछ और कंसेप्ट लेंगे, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो ओपन टैंक का, ओपन सर्कुलर टैंक, सिलिंड्रिकल टैंक, इस पर हमने क्वेश्चन किए हैं। आज हम क्लोज वाला करेंगे, ठीक है। सोचो जरा, मान लो क्लोज के अंदर लिक्विड यहां तक भरा हुआ है, सारे लोग इधर ध्यान दो ना, क्लोज के अंदर लिक्विड यहां तक भरा हुआ है, ये इसकी एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट करवाया जाता है। तो यहां पर क्या होगा, देखो धीरे धीरे जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाते जाओगे, है ना, एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या होगा, ठीक है, पहले किसी एंगुलर वेलोसिटी के कोरस्पॉन्डिंग ये ऐसा होगा, फिर और अगर आप एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाते हो तो क्या होगा, ठीक है, अगर आप और एंगुलर वेलोसिटी यहां पर कर दोगे तो यहां पर क्या होगा, ये थोड़ा और ऊपर जाएगा, और फिर थोड़ी और बढ़ाओगे तो हो सकता है कि कुछ ये इस तरीके से आपको दिखे, है ना। ये आपका पैराबोलॉइड यहाँ पे फॉर्म हुआ, जितना ये नीचे गया उतना ही ऊपर भी जा रहा है, परफेक्ट पैराबोलॉइड यहाँ पे बनेगा, है ना। मेरी लाइंस आपको थोड़ी कर्व नजर आ रही होगी तो वो अलग मैटर है, बाकी ये परफेक्टली पैराबोलॉइड बनेगा। पैराबोलॉइड क्यों बोलते हैं उसको आप, क्योंकि जो z की इक्वेशन बनी थी वो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाय 2g थी, तो r के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताता है ना। तो इस वजह से आप बोलते हो कि वो पैराबोलॉइड वहां पर वेरी करेगा। अब देखो जरा, इस पॉइंट के बाद में इसकी स्थिति क्या होगी, ठीक है। अगर मान लो आपने एंगुलर वेलोसिटी को और बढ़ाया तो क्या होगा बताओ जरा। अगर आप और भी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी कर देते हो तो फिर जो आपका पैराबोला बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये सुनो, यानी कि जो आपका लिक्विड है वो इस तरीके से है, सारा का सारा लिक्विड कुछ इस तरीके से होगा। देखो अगर ये ओपन होता तो ये लिक्विड बाहर चला जाता, हमेशा इस टॉप को टच कर रहा होता, कॉर्नर को टच कर रहा होता, लेकिन अब ये क्लोज अगर कंटेनर है तो क्लोज कंटेनर में लिक्विड बाहर जाने का ऑप्शन तो खत्म हो गया। तो यहाँ पर फिर प्रोफाइल कैसी बनेगी, डेफिनेटली अगर उसको घुमाओगे तो यहाँ पर जो पैराबोलॉइड फॉर्म होगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है, इस तरीके से पैराबोलॉइड बनेगा। अब यहाँ समझना जरा, यहाँ पर इक्वेशन क्या यूज करोगे आप, इसकी डेप्थ बता सकते हो कि डेप्थ कितनी होगी। अगर आपको z निकालना है, व्हाट विल बी द इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन तो वही जो फिजिक्स बोलती है आपकी, फिजिक्स ने बोला था कि जब भी आप z निकालना चाहते हो तो z का मतलब क्या है, जो वर्टेक्स है पैराबोला का और ये जो दूसरा पॉइंट है इनके बीच का वर्टिकल गैप, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, व्हाट विल बी द इक्वेशन, अगेन द इक्वेशन विल बी सेम, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। लेकिन हमारे साथ यहाँ दिक्कत क्या होगी, ओपन में तो हमारे पास में कैपिटल R जो सिलेंडर का, जो कंटेनर का जो दिया होता है वही काम में आ जाता है, कैपिटल R रख देते हैं यहाँ पर, तो डेप्थ ऑफ पैराबोलॉइड मिल जाती है। लेकिन क्लोज के अंदर क्या दिक्कत हो गई, क्लोज के अंदर ना तो हमें z पता है, ना हमें ये पता है कि कितनी रेडियल डिस्टेंस पर ये पॉइंट मिलेगा। तो इसका मतलब दो अननोन चल रहे हैं, z भी पता नहीं है और r भी पता नहीं है। तो इसका मतलब एक और इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी। वो कौन सी इक्वेशन होगी, कोई बता सकता है क्या? जितना पानी यहाँ पहले था, कितना भी घुमा दो, इसको तेजी से रोटेट करवा दो, उतना ही पानी यहाँ पर बाद में भी रहेगा। या फिर आप बोल सकते हो कि जितना खाली ये पहले था उतना ही खाली बाद में भी रहेगा। तो आपके पास में यहाँ पे खाली कितना है, देखना जरा खाली कितना है ना। मैं ये वाला वॉल्यूम बता रहा हूँ आपको कि इतना वॉल्यूम यहाँ पर खाली चल रहा है ना। यहाँ पर एयर है, तो जितना कंटेनर में स्टार्टिंग में एयर वॉल्यूम था उतना ही आफ्टर रोटेशन भी एयर वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इक्वेशन लग जाएगी, व्हाट विल बी द इक्वेशन, कोई बता सकता है व्हाट विल बी द इक्वेशन इनिशियली, ठीक है। इनिशियली जो वॉल्यूम था, इनिशियली वॉल्यूम, वो बता सकते हैं क्या? अगर मैं बोल दूं कि जो खाली था इसकी हाइट अगर h है, जो खाली था इनिशियली जो आपको दिया था, अगर वो h हाइट के लिए खाली था तो आप क्या इक्वेशन लगा दोगे, इनिशियली जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h। किसका वॉल्यूम लिख दिया, ये वॉल्यूम ऑफ द एयर, है ना। अब जब आपने इसको रोटेट किया और फाइनली ये इस कंडीशन में मिल रहा है, जो ब्लू वाला पार्ट है तो पूरा का पूरा पानी है, जो रेड वाला पार्ट है ये कौन सा है, ये एयर है। तो एयर का वॉल्यूम बता सकते हो क्या, इज इक्वल टू द फाइनल, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ एयर, इनिशियली वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना, ये लिखा आपने, एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ एयर। तो ये बता सकते हैं क्या, कैसे बताते हैं बताओ। यहां से हम पैराबोलॉइड को सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक सिलेंडर बनाएंगे, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका आधा कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू हाफ किसका वॉल्यूम बताओ जरा, तो दिस इज इक्वल टू पाई स्मॉल r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय z, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन बन जाएगी, दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व करेंगे z आ जाएगा। एक तो कंसेप्ट ये है। दूसरा कंसेप्ट वैसे ही है जो हमने कल सेकंड क्वेश्चन में यूज किया था कि इमेजिनरी प्रोफाइल बनाओ और उस कंसेप्ट को यूज करते हुए आप
फाइनल आंसर निकाल लो, है ना। तो दोनों ही तरीके से मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। अभी स्टार्ट करते हैं, इसी क्वेश्चन को लेते हैं। पहले आप नोट कर लो, है ना, ये कंसेप्ट नोट कर लो। तो मैंने सारी चीजें स्टार्टिंग से समझाई। आप लोग चाहे अलग अलग डायग्राम बना सकते हो, मैंने एक ही डायग्राम में सब कवर कर दिया। देखो मैंने कहां से स्टार्ट किया था, सारे लोग वापस देखो। मैंने स्टार्ट किया था, एक कंटेनर बनाया, सुनो देखो इधर देखो सारे लोग, एक कंटेनर बनाया। उसके बाद में फिर मैंने ये ब्लैक लाइन जो डाली थी यहाँ पे, वो इनिशियल वाटर सरफेस थी या लिक्विड सरफेस थी, ठीक है। उसके बाद में मैंने थोड़ी एंगुलर वेलोसिटी दी, कम दी, तो पानी की जो प्रोफाइल या जो भी लिक्विड था उसकी प्रोफाइल ऐसी हो गई, ब्लैक वाला जो लाइन नजर आ रहा है। उसके बाद में मैंने बोला कि और मैं इसको तेजी से घुमाना शुरू किया, तो कहां टच हो गया, वो कॉर्नर के। अब तक इस समय से लेकर के यहां तक, स्टार्टिंग से लेकर के यहां कॉर्नर टच करने तक ओपन और क्लोज में कोई डिफरेंस नहीं है ना, ओपन और क्लोज में कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर ये ओपन होता तो पानी बाहर जाता, लिक्विड की सरफेस हमेशा यहां मिलती, रेड वाले कॉर्नर से स्टार्ट होकर के यहां से ही चल रही होती। लेकिन अगर क्लोज है तो ये जो कंटेनर का जो ढक्कन है, जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो टॉप पार्ट है, पानी को या लिक्विड को बाहर नहीं जाने देगा, है ना। तो जो प्रोफाइल बनेगी वो कौन सी बनेगी, ब्लू, ठीक है। तो फाइनली जो मैंने हैच किया डायग्राम, वो ब्लू प्रोफाइल के कोरस्पॉन्डिंग किया है कि पानी इतना था या लिक्विड इतना था, और अंदर एयर रेड वाले से मैंने हैच की है। समझ में आ गया क्या? तो आप दो अलग अलग डायग्राम में भी इनको शो कर सकते हो, 2 या 3 डायग्राम में समझाते हुए मैंने तीनों को एक साथ बता दिया। 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व करेंगे, आंसर मिलेंगे, है ना। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बर्नौली देखेंगे, है ना, फ्लूइड डायनेमिक्स देखेंगे आज से। बातें समझ में आ गई क्या? चीजें बहुत ही सिंपल होती है। प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन यदि आपको मिल जाए ना, तो आप इक्वेशन बना सकते हो। बस इक्वेशन बनाना मतलब मैथ्स अप्लाई करना, और मैथ्स से तभी अप्लाई कर सकते हो जब प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन हो जाए। तो बहुत ऑब्वियस इक्वेशन है ये, ठीक है, कि भाई एयर जितना था, क्योंकि कंटेनर क्लोज था, तो जितना उसमें लिक्विड था वो उतना लिक्विड ही रहेगा, यानी कि जितना खाली था वो हमेशा उतना ही खाली रहेगा। एक इक्वेशन ये बना दी, दूसरी इक्वेशन जो कल हमने फोर्स वोर्टेक्स फ्लो में डिराइव की थी वो बना ली। 2 इक्वेशन 2 अननोन, सॉल्व करेंगे, आंसर्स मिलेंगे। चलो लिखें क्या आगे, क्वेश्चन लिखो। A vessel cylindrical in shape, a vessel cylindrical in shape is closed at the top and the bottom, is closed at the top and the bottom, is closed at the top and the bottom, contains water up to the height of 80 centimeter, contains water up to the height of 80 centimeter. The diameter of the vessel is 20 centimeter. The diameter of the vessel is 20 centimeter. The diameter of the vessel is 20 centimeter. And the length of the vessel is 120 centimeter. आपको ना इस क्वेश्चन में क्लोज्ड वर्ड पे अंडरलाइन कर लेना चाहिए, है ना, कि जब क्वेश्चन क्लोज से होगा तो आपको थोड़ा सा अलग ध्यान रखना है, ओपन से हो तो आपको थोड़ा सा बस डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। तो क्लोज्ड भी आपका कीवर्ड है। द वेसल इज रोटेटेड एंड द लेंथ ऑफ द वेसल इज 120 सेंटीमीटर लिखा। द वेसल इज रोटेटेड एट द स्पीड ऑफ 400 आरपीएम। व्हाट इज आरपीएम? हमेशा रिवॉल्यूशन पर मिनट। अगर वो देना चाहेगा ना कभी रेडियंस पर मिनट, तो पूरा पूरा लिखेगा रेडियंस पर मिनट, नहीं तो आपको ये कैपिटल एन गिवन है एंड ये रिवॉल्यूशन पर मिनट है ना, दिस इज द रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस 400 आरपीएम अबाउट इट्स वर्टिकल
एक्सिस, फाइंड द हाइट ऑफ द पैराबोलॉइड फॉर्म्ड, फाइंड द हाइट ऑफ द पैराबोलॉइड फॉर्म्ड। तो आप क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करोगे? पहले तो आप यही मानते हुए करोगे कि शायद ये तो आपको टच नहीं करेगा लिक्विड, है ना, ऐसा मानते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे हमेशा। तो आप इनिशियली z निकालोगे कि z कितना मिल रहा है, उसके बाद हमारा जो कंक्लूजन होगा, ठीक है, उसके हिसाब से हम फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहला जो ट्रायल हमेशा किया जाएगा वो कौन सा वाला होगा कि हमारा जो ये क्लोज कंटेनर है, लिक्विड कितना भरा है इसमें बताना जरा। 80 सेंटीमीटर तक यहाँ पर लिक्विड था, और कंटेनर की हाइट कितनी दी है टोटल 120 का मतलब है ये 40 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर रेडियस कितनी बताना, रेडियस है या डाया है, डाया 20 गिवन है, रेडियस 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है। चलो, तो सबसे पहला जो ट्रायल होगा ना वो हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन में ये होगा कि हम ऐसा मान करके चल रहे हैं कि शायद इसका z ऐसे आएगा, है ना। तो आप सबसे पहले इसका z निकालना, ठीक है, यू नीड टू फाइंड z फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। व्हाट इज द ओमेगा गिवन? तो ओमेगा के लिए कैपिटल N गिवन था यहाँ पे, और कैपिटल N की जो वैल्यू थी वो कितनी है 400 आरपीएम, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल N गिवन है, दैट इज 400 आरपीएम। तो 400 आरपीएम से ओमेगा निकाला। ओमेगा का फॉर्मूला कल डिराइव किया था 2 पाई n डिवाइड बाय 60, है ना। तो दिस इज इक्वल टू 41.88, है ना। तो 41.88 रेडियन पर सेकेंड आया, यूनिट्स लिखना है ना प्रॉपर्ली। ओमेगा की जो यूनिट है वो क्या है, रेडियन पर सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा आ गया। इक्वेशन लगा दो फिर से, z बराबर ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाय 2z, है ना। तो ये आ रहा है 89.39। तो अब आप लोग डिसाइड करके बताओ कि ये आपका ज्यादा है या कम है, मतलब ये टच करेगा या नहीं करेगा। क्या ये इस सिचुएशन में बना रह सकता है? अगर इस सिचुएशन में रहता तो आपका इसका आंसर आधा करना जरा, इसका आधा, ठीक है। z/2 निकालोगे तो वो कितना आ रहा है 44.69 सेंटीमीटर। और हमारे पास में जगह सिर्फ कितनी है, क्योंकि आधा ऊपर जाता है आधा नीचे जाता है। हमारे पास जो खाली जगह थी वो 40 सेंटीमीटर की थी। अगर आपका इस क्वेश्चन में आंसर 40 सेंटीमीटर से कम मिल रहा होता है z/2, तब तो आंसर आ गया आपका, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो ओपन और क्लोज्ड में डिफरेंस नहीं है जब तक वो टच ना करे, है ना। अगर मान लो इससे आंसर आपका 80 सेंटीमीटर से नीचे मिल रहा होता है या 80 मिल रहा होता है, तो आंसर आ गया आपका, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हमारा ये केस तो हमारा फेल हो गया, है ना, कि ये तो फेल हो गया, ऐसे तो यहाँ पर प्रोफाइल बनेगी नहीं। तो फाइनली आप प्रोफाइल बनाओ कि प्रोफाइल फिर कैसी बनेगी। हमारा सेकंड ट्रायल होगा, ट्रायल 1 करके आप स्टार्ट कर सकते हो। अब आपका ट्रायल 2 होगा। व्हाट विल बी द ट्रायल 2, बताओ जरा। ट्रायल 2 के अंदर हमारा जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है। तो ट्रायल 2 बनाना शुरू करते हैं। आप लोग भी अपना डायग्राम रेडी करो। ट्रायल 2 के हिसाब से अगर इसका डायग्राम बनाए तो डायग्राम किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ट्रायल 2 यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। ये हो गई आपकी एक्सिस जिसके अबाउट इसको रोटेट किया जा रहा है। ये हो गई आपकी इनिशियल, ठीक है, वाटर लेवल। और उसके बाद में हमने देख लिया कि जो इसका z आ रहा है, ठीक है, वो ज्यादा आ रहा है। ज्यादा आने का मतलब ये है कि ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा, है ना। जो इसकी प्रोफाइल मिलेगी वो ऐसी मिलेगी, ठीक है। यानी कि जो ये एयर है यहाँ पर वो इस जगह पर होगा। दिस इज द एयर। मैं एयर को हैच कर रहा हूँ अभी, है ना, क्योंकि एयर वाली इक्वेशन ये बनाने वाले हैं, तो मैंने एयर को हैच कर दिया। क्या इक्वेशन बनेगी? जो यूजुअल तरीका है उससे जाओ, ठीक है। तो हमने यहाँ से कंक्लूड कर दिया कि ये z जो था वो 80 सेंटीमीटर से बड़ा आया था। इसका मतलब आप लिखो यहाँ पे कंक्लूजन, इसका मतलब ये है द लिक्विड विल टच द टॉप सरफेस, द लिक्विड विल टच द टॉप सरफेस। हमेशा कंक्लूजन लिखा करो, ये सीखने वाली बातें कि हमने क्या ऐसा देखा है यहाँ पर कि हमने आंसर नहीं दिया, इसी को आंसर दे देते हम अगर वो 80 सेंटीमीटर से छोटा आता तो, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती आपको, ठीक है। लेकिन ये कैसा आ रहा है 80 सेंटीमीटर से बड़ा आ रहा है, इस वजह से हम कंक्लूड कर देंगे कि यहाँ पर हमने जो पहले फिगर बनाया था वो काम नहीं कर रहा है, तो दूसरा फिगर हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। अब इस फिगर में दिक्कत क्या होती है, रेडियस कैपिटल आर नहीं चलती, ये कैपिटल आर तक जा ही नहीं रहे हो आप, ठीक है। कहाँ तक रह जाएगा, ये सिर्फ स्मॉल आर तक रह जाएगा। तो इक्वेशन दो इक्वेशन बनेगी। कौन कौन सी इक्वेशन बनेगी बनाओ जरा। z इज इक्वल टू एक इक्वेशन दोगी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2z, ये तो आपकी पहली इक्वेशन होगी। सारा डेटा डाल देना, ठीक है। डेटा डाल दो जरा यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर का डेटा डाल दो तो z आपको समथिंग मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये बना के डाल दो आप कि दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। व्हाट इज दैट समथिंग निकालना जरा। ओमेगा की जगह 41.88 रख दो, g की जगह 9.81 रख दो, है ना।
अच्छा यहाँ पे सेंटीमीटर्स वगैरह का ध्यान रखना, ठीक है, सेंटीमीटर्स वगैरह का ध्यान रखना, सारे लोग इधर ध्यान दो, है ना। तो अगर आप आर को सेंटीमीटर्स में पुट कर रहे हैं, ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना बस, बाकी तो और कुछ नहीं। अगर आप सेंटीमीटर्स में रख रहे हैं तो कन्वर्ट करा के रखो। अगर आप सोच रहे हो कि जेड और आर को मैं सेंटीमीटर्स में रखूंगा तो जेड सेंटीमीटर में है, आर सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में मीटर में जब चेंज करवाएंगे तो डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर, तो डिवाइड बाय 100 और कर दो, ठीक है। तो आपके पास में क्या रिजल्ट आ रहा है वो बताओ। दिस इज हाउ मच इज दिस, किसके पास लिखा हुआ है कि बताओ। जीरो 0.894 मेरे पास लिखा हुआ है, 0.894, ठीक है, 0.894, ठीक है, जिसमें आर मैंने सेंटीमीटर में रखा गया और जेड मेरा सेंटीमीटर में। देखो आप लोग, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यही है। आप जी को रखते समय 9.81 रखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 981 रखा जाएगा अगर आप सेंटीमीटर, ठीक है, अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में काम करोगे, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, है ना। इसमें यदि काम करोगे तो आपको इसको 981 रखना पड़ेगा बेसिकली, है ना। चलो, या फिर आप यहाँ से पकड़ सकते हो कि z को आपने मीटर में कन्वर्ट करवाया तो z डिवाइड बाय 100 होगा, r को जब मीटर में कन्वर्ट करवाया तो r डिवाइडेड बाय 100 होगा, उसका स्क्वायर चल रहा है, g को आप 9.81 रख देना तो डिवीजन के अंदर 100 और आएगा, तो इस वजह से 0.894 मिल रहा है, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, वो इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम को बराबर करने वाली इक्वेशन। व्हाट इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर, व्हाट इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर, तो दैट इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय h 40, दिस इज इक्वल टू व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर इनटू z, तो दिस इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय z, ये इक्वेशन हो जाएगी। अब इस इक्वेशन के अंदर आप लोग क्या करोगे, इस इक्वेशन के अंदर आर स्क्वायर की जगह z रख दो, क्योंकि z निकालना है आपको, तो सीधा सीधा जो एक्सप्रेशन बनाया था उठा करके यहाँ पुट कर दो तो आपको ये मिल जाएगा, है ना। तो इस इक्वेशन में आर स्क्वायर की जगह पर z डिवाइड बाय 0.894 रख दो, ठीक है। तो यहां से z स्क्वायर की टर्म बनेगी आपकी, तो उससे z निकल जाएगा। फाइनली आंसर बताओ z कितना आ रहा है, ये आपका आंसर होगा। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व करेंगे, आंसर मिलेगा। तो z किसी ने निकाला है तो बताओ। नहीं, आंसर देते समय थोड़ा सोचा भी करो। आपका जो आंसर आया था डेफिनेटली ये आपका 80 से तो बड़ा आ रहा था, तो 80 से तो बड़ा ही आएगा, ठीक है। कितना बता रहे हो, 84.56, ठीक है, लिखो 84.56 इज द आंसर। गौरव क्या इक्वेशन लगा दी तुमने जिस वजह से आंसर गलत आ रहा है? इक्वेशंस वगैरह सब सामने रखी हुई है। कन्वर्जन भी मैंने दो तरीके से बता दिया आपको, या तो जी को 981 रख दो तो आपका सारा काम सेंटीमीटर्स में वैसे ही हो गया। ये रेडियन पर सेकंड में है तो पर सेकंड में चल रहा है, तो है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ओमेगा में, तो ठीक है। तो इस तरीके से भी आप संभाल सकते हो। सबका है कि z 84.56, कौन सा 40, तो क्या ले फिर, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द एयर इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ द एयर। ओहो, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द एयर इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ द एयर। चलो, अब एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक तो तरीका ये था जो सब लोग करते हैं, ठीक है, आप लोग भी करते हो, ठीक है, और अच्छा तरीका बताता हूँ जो लास्ट में जाते जाते मैंने कल एक इमेजिनरी प्रोफाइल वगैरह बनाई थी, कल भी किया था हमने, है ना। चलो, हो गया क्या, ये 84.56 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है अपने पास, ठीक है। हो गया यहां तक, चलो हटा दो क्या। तो वो तरीका क्या है, सारे लोग ध्यान से देखो। बहुत ही शानदार तरीका है, सारे लोग ध्यान से समझना, है ना। सब लोगों का ध्यान सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए। देखो, आपके पास में ये क्लोज कंटेनर था और इस क्लोज कंटेनर में लिक्विड लेवल यहाँ पे था, है ना। और हमें ये पता लग गया था z निकाल करके, ये वाली स्टेप तो लगेगी इस मेथड के अंदर भी। z निकालते समय पे ये पता लग गया था कि लिक्विड जो जाएगा वो कुछ ऐसे जाएगा, है ना। हमें ये पता लग चुका था कि जो लिक्विड जाएगा वो कुछ ऐसे जाएगा, सबको पता लग गया था नहीं। तो इमेजिनरी आप इसका वो बना लो कि इमेजिनरी सरफेस, मान लो ये ओपन होता तो ये ऐसे जाता। अगर ये ओपन होता तो ये ऊपर जाकर के ऐसे यहाँ पर मिलता, ये ऊपर जाकर के यहाँ पर कुछ ऐसे मिलता, इस जगह पे मिलता। क्या हमारी कहानी क्या कहती है, ये तो फिजिक्स है ना पूरी, तो ये तो प्रोफाइल फिक्स है हमेशा, z बराबर ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाय 2g।
तो अगर मैं ये लगाऊं इस प्रोफाइल के ऊपर, तो व्हाट इज जेड, ये रहा 89.39, ये 89.39 है सेंटीमीटर में। और इसमें हमें ये भी पता होता है कि इनिशियल सरफेस से जितना नीचे उतना ही ऊपर, तो इनिशियल सरफेस से इसका आधा नीचे, आधा निकाला हुआ है 44.69 सेंटीमीटर। अब बचा कितना, ये कितना है 40। तो हमें जो z चाहिए क्वेश्चन में वो ये वाला है, तो 44.69 प्लस 40 यानी कि 84.69 है ना, ये आंसर आ गया, खत्म। ऐसे भी आप खत्म कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये है स्मार्ट तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। कि आपके पास में एक बार पैराबोलॉइड बन गया तो इमेजिनरी ले जाओ उसको। लिक्विड यदि ओपन, ये कंटेनर अगर ओपन होता तो इमेजिनरी प्रोफाइल आपकी ऐसे बनती कंटिन्यूएशन में। जितना लिक्विड नीचे जाता है उतना ही ऊपर जाता है, सेंटर पर जितना, एक्सिस पर जितना लिक्विड नीचे जाता है उतना ही साइड्स में लिक्विड ऊपर जाता है। उस वजह से ये था आपके पास में 44.69, जो जेड निकला उसका आधा, और 40 की जगह ऊपर मौजूद है, तो टोटल मिलाकर के डेप्थ कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू 84.69। बात आ गई क्या समझ में? अब मैं चाहता हूं कि आप लोग एक शानदार क्वेश्चन और करो, जैसा हमने लास्ट क्लास में जाते जाते क्वेश्चन किया था, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन एक और करो। लिख लो पहले, है ना। दूसरा तरीका ये है, और मैं दूसरे तरीकों को ज्यादा बेटर मानता हूँ, फटाफट से आपको आंसर मिलता है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी। अगर कहीं कभी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको इजीली आंसर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखे, अगला क्वेश्चन लिखो। फॉर द अबव क्वेश्चन, जो अभी अभी क्वेश्चन किया इसी का डेटा यूज करना है सारा। फॉर द अबव क्वेश्चन फाइंड द स्पीड ऑफ द रोटेशन, फॉर द अबव क्वेश्चन फाइंड द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द वेसल, फॉर द अबव क्वेश्चन फाइंड the speed of rotation of the vessel when the axial depth of water is 0, when the axial depth of water is 0। जो दूसरा तरीका बताया था ना उसी को यूज करना, क्योंकि मैं आपको उसी में एक्सपर्ट करना चाह रहा हूँ। इक्वेशन से तो आए गए आंसर्स, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा लंबा तरीका है। तो इसी सेम क्वेश्चन के लिए आपको वो ओमेगा बताना है, ठीक है, वो आपको रिवॉल्यूशन पर मिनट में आंसर देना है जिसके लिए एक्सियल डेप्थ 0 हो जाए। एक्सियल डेप्थ कहते हैं किसको थे, व्हाट इज द एक्सियल डेप्थ, ठीक है, जो सेंटर पर जो लिक्विड रहता था ना आपका, जो डेप्थ, जिस डेप्थ पर लिक्विड रहता था उसको एक्सियल डेप्थ कहते थे, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर आपका जैसे लिक्विड यहाँ तक था, ठीक है, ये आपके पास में दिस इज द सेंट्रल लाइन, तो यहाँ पर एक्सियल डेप्थ 0 होने का मतलब है कि ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर किया जाएगा। और ये अब मैं इसकी इमेजिनरी प्रोफाइल बना देता हूँ, ठीक है, ये कुछ ऐसे गया, और यहाँ पर भी ये कुछ इस जगह से ये स्टार्ट होते हुए कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, ठीक है। क्या बनाया मैंने, समझ में आया क्या? ये वाली जो लाइन है ये क्लोज्ड कंटेनर को रिप्रेजेंट कर रही है। ऊपर वाली जो आपको ये लाइंस नजर आ रही है इस जगह पर, ये बेसिकली एक्सटेंडेड लाइन है ना, कि अगर ये ओपन होता तो कुछ ऐसे जाता, क्योंकि फिजिक्स ओपन और क्लोज के लिए दोनों के लिए सेम चल रही है। बस प्रैक्टिकल सिचुएशन की वजह से आप आर को लगा नहीं पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर आपके पास में एक्सियल डेप्थ 0 होने का मतलब ये है कि जो फ्री सरफेस है वो बॉटम के टच कर जाएगी, ठीक है, जो लिक्विड की फ्री सरफेस है वो बॉटम को टच कर जाएगी। सिचुएशन आपकी ये वाली बनेगी। तो मुझे बताओ जरा, ये कितना था क्वेश्चन के अंदर, ये आपका 80 था। तो मुझे बताओ अगर ये ओपन होता, अगर इस तरीके से होता तो जितना नीचे गया उतने ऊपर जाता, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी 80 होता, तो इसका मतलब z कितना होता, 160। तो बस ये इक्वेशन लगा दी नहीं है आपको, z इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2z, और z की जगह रख दो 160 सेंटीमीटर, है ना। r की जगह आप रख दो 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहां से आप ओमेगा निकाल दो, ठीक है। ओमेगा निकालने के बाद में ओमेगा को 2 पाई n डिवाइड बाय 60 कर दो, और मुझे n बता दो आरपीएम में n कितना आ रहा है। इन इक्वेशन में सेंटीमीटर्स में काम कर रहे हो आप, जी को 981 रख देना। इन इक्वेशन में आप सेंटीमीटर्स में काम कर रहे हो, जी को 981 रख देना, ठीक है। तो कन्वर्जन से फिर आपको आंसर मिलेगा। हाँ, आंसर आ रहा है,
535 सभी का यही आ रहा है क्या? 535 56 आ रहा है। हाँ और देखो जरा, एग्जैक्ट चाहिए मेरे को आंसर। तो जेकी पहले 535 क्यों बोल रहा था, 556 क्यों बोल रहे हैं? 535 ही आ रहा है। फाइनल आंसर एन का कितना? 567। निकालो सब लोग निकालो। देखो अभी अलग अलग आंसर्स पता नहीं क्यों मिल रहे हैं मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए। 535 बता रहा है कोई 556 बता रहा है, कोई 567 बता रहा है, और जो बुक में लिखा हुआ है वो भी 567 है। तो मैं आपसे चाह रहा हूँ कि एग्जैक्ट आंसर यदि कुछ निकल रहा है तो वो बताओ आप लोग। है 567 कहाँ गया अभिषेक? 35 ही आ रहा है। चलो ठीक है, आगे चले फिर इस आंसर से। 500 कितना आंसर बता रहे हो? 535। चलो 535 आरपीएम इज करेक्ट। आपने क्वेश्चन के अंदर डेटा तो सेम यूज किया, 160 सेंटीमीटर डालना है, इसको जी को 981 डाल देना, ठीक है। उसके बाद में ओमेगा निकल देगा, 2 पाई n डिवाइड बाय 60 कर देना, एन आ जाएगा 11 तो ठीक है। चलो 535 आरपीएम इज द आंसर। आगे चले क्या? नेक्स्ट करो जरा। अगर इसको और तेजी से घुमाया जाए, सोचो जरा, 535 से अगर मैं कोई बड़ी स्पीड दूं तो क्या होगा? क्या बॉटम एक्सपोज हो जाएगा? बॉटम में आपको एक एरिया खाली नजर आएगा, है ना? तो इफ द सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ द अबव प्रॉब्लम इज रोटेटेड बाय 700 आरपीएम, क्वेश्चन है if the cylindrical vessel of the above problem is rotated at 700 rpm, then find the area uncovered at the bottom of the tank, या फिर आप बोल सकते हो exposed, then find the area निकालना है ना, find the area exposed at the bottom of the tank। कोई निकाल सकता है क्या? What is the area exposed at the bottom of the tank? ठीक है, कितना एरिया एक्सपोज होगा बॉटम ऑफ द टैंक पर? इसको आप कुछ ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। जब इसको तेजी से और घुमाना स्टार्ट किया आपने, ठीक है, तो यहां पर आपके पास में पहले ओमेगा दिया था, ओमेगा से आप जेड निकालना। देखें एक बार, क्वेश्चन के अंदर आपको ओमेगा दिया हुआ है, उससे जेड निकालो। जेड कितना मिला है मुझे ये बताओ। क्वेश्चन के अंदर आपको ओमेगा के लिए एन दिया हुआ है, एन है 700 आरपीएम, है ना? उससे जेड निकाला गया 0.8687 सेंटीमीटर। इन्होंने इतना बताया, सारे लोग चेक करो। अब 273.87 में से मुझे बता सकते हो कि ये कैसे कैसे आएगा ये, है ना? आपके पास में जो यहाँ पर डेप्थ दे रखी है, आपको 80 डेप्थ इनिशियली गिवन थी, है ना? तो स्टार्टिंग में 80 डेप्थ थी आपके पास, दिस डेप्थ वाज 80, ठीक है। ये लिक्विड था इतनी डेप्थ तक। इसके बाद में मुझे बताओ जरा इसमें क्या होगा, बताओ। ये जो आपका यहाँ पर इमेजिनरी बन रहा है ना, फ्री सरफेस से, ये इसका आधा जाएगा। आधा जाने का मतलब क्या है? व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस इज इक्वल टू 130.93 सेंटीमीटर, 136.93 सेंटीमीटर। ये कितना गया नीचे? व्हाट इज दिस वैल्यू? क्योंकि 80 तक पानी था, इस टैंक को पकड़ के चलना, दिस इज माय ओरिजिनल टैंक, बाकी तो सब इमेजिनरी चल रहा है। ये सारा का सारा इमेजिनरी चल रहा है फिजिक्स को लेकर के, ठीक है। तो मुझे बताओ ये कितना बना, इसमें से इसको माइनस किया, 56.93 सेंटीमीटर। अब कौन सी इक्वेशन लगाएंगे पता लग रहा होगा। यहाँ पर इसको आर बोल देंगे, इसको जेड बोल देंगे, ये 2 पॉइंट ले लेंगे, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। तो इक्वेशन आ जाएगी z इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ओमेगा हमेशा अलग से निकाल के रख लिया करो, 2 पाई n डिवाइड बाय 60 लगा करके, ताकि बार बार यूज कर पाए। यहाँ से आर स्क्वायर निकाल लो और एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बॉटम का एरिया तो पूछा है कि बॉटम पर कितना एक्सपोज्ड एरिया होगा, तो जो आपका आंसर होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। तो आप लोग आर स्क्वायर निकालो यहाँ से। उसके बाद में z कितना रखोगे, इसके लिए z रखोगे 56.93।
आर स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे और जी को रख देना 981, ठीक है। दिस इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 60 ये कौन सा आंसर है? एक्सपोज्ड एरिया। द एक्सपोज्ड एरिया इज 65.35। बाकी लोग भी निकालो। पाई आर स्क्वायर किया इन्होंने, एरिया निकाला 65.32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 65.3132 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ना आप उस तरीके से भी करके देखना एक बार। मैं जानना चाहता हूं कि अगर आप वैसे करते हैं, है ना, एयर को बैलेंस करके, एयर को बराबर करके, है ना, तो क्या आपके आंसर्स निकलते सेम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं ना। एक बार आप लोग प्रैक्टिस करना और सेम मिल जाए तो मुझे बताना, ठीक है। क्या अगर नहीं प्रैक्टिस समझ में आ गया? जो पिछला क्वेश्चन था और जो ये वाला क्वेश्चन था, इन दोनों क्वेश्चंस में आप जो मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया था कि एयर का वॉल्यूम सेम रहेगा, उससे भी आप आंसर निकालोगे, ठीक है। मैं पूछूंगा आप लोगों से ना, तो आप चाहे तो ब्रेक में प्रैक्टिस करना, ठीक है। और ब्रेक में नहीं हो पाए क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा लगेगी, अगर ब्रेक में नहीं हो पाए तो कल करके आप लेकर के आना, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आंसर सेम आ रहे हैं डिफरेंट है। चलो आगे चलते हैं। हेडिंग डालो, सम इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ पोटेंशियल फ्लो। हेडिंग डालो, सम इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ पोटेंशियल फ्लो। पोटेंशियल फ्लो के कुछ केसेस देख लेते हैं, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ द पोटेंशियल फ्लो। सम इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ द पोटेंशियल फ्लो। कल हमने देखा था पोटेंशियल फ्लो, स्ट्रीम लाइंस, उनकी इक्वेशंस, है ना, और मैंने इक्वेशंस आपको बताई थी, ठीक है। क्या इक्वेशंस थी बताना जरा एक बार। व्हाट वाज द इक्वेशन? पोटेंशियल फ्लो की कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या थी? और जो स्ट्रीम फंक्शन है जब वो डिफाइन हुआ था तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या थी? व्हाट वाज द इक्वेशन? आप यदि चले फाई की डेफिनेशन को पकड़े तो u इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल फाई बाय डेल एक्स, और v कितना था? v था माइनस ऑफ डेल फाई बाय डेल वाई। और u को अगर आप लिखना चाहे उस तरीके से, है ना, तो इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं माइनस ऑफ डेल साई बाय डेल वाई, एंड दिस इज इक्वल टू डेल साई बाय डेल एक्स। ये इक्वेशंस आपकी थी, ठीक है। कौन सी? पोटेंशियल फंक्शन के लिए और स्ट्रीम फंक्शन के लिए। फिर मैंने आपको यहाँ पर कुछ और चीजें भी बताई थी, है ना। क्या चीजें बताई थी? रिकॉल कर लो सारा कॉन्सेप्ट। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर फाई लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब क्या है? फ्लूइड फ्लो पॉसिबल है ना। ये पॉसिबल फ्लूइड फ्लो को, कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर ये एग्जिस्ट करता है, बस दे रखा है इतना ही काफी है, अगर ये दे रखी है कोई भी इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन, तो उसका मतलब ये है कि फ्लो जो होगा वो इररोटेशनल होगा। बात समझ में आ गया? फ्लो जो होगा वो इररोटेशनल होगा। और जैसा फाई के साथ हुआ है, उल्टी इक्वेशन लग जाती है किसके लिए? साई के लिए। तो अगर आप साई के लिए यदि देखोगे तो साई में अगर डेल स्क्वायर साई बराबर 0 है तो उसका क्या मतलब है? डेल स्क्वायर साई बराबर 0 है तो आंसर अब इसका इररोटेशनल होगा, कि फ्लो जो है वो इररोटेशनल है। और यहाँ पर मैंने बोला था कि अगर ये सिर्फ दे रखा है, एग्जिस्ट करता है, इतना काफी है, तो यहाँ पर फ्लो कैसा होगा? फ्लूइड फ्लो पॉसिबल होगा, है ना। तो ये बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया मैंने आपको। और लास्ट क्लास में हमने इनको एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी शो किया था, है ना। ऑर्थोगोनल यहाँ पे थी फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइंस, है ना। कैसे शो किया था? स्लोप्स निकाले थे dy by dx से, m1 m2 निकाला था, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो रिजल्ट -1 आ गया था, है ना। तो आप इसको रिकॉल किया करो बार बार, क्योंकि ये कंसेप्ट ऐसा है जो आपको फ्लो नेट में, सोइल के अंदर भी नजर आता है। अब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देखते हैं। नोट करो, मैंने आपको लिखवाया सम इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ द पोटेंशियल फ्लो। पोटेंशियल फ्लो के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं। पहला लिखो आप, पहला है द फर्स्ट केस इज यूनिफॉर्म फ्लो। हेडिंग डालो, द फर्स्ट केस इज द यूनिफॉर्म फ्लो। अगर यूनिफॉर्म फ्लो होगा, ठीक है, तो कंडीशन क्या है? फॉर द यूनिफॉर्म फ्लो। नोट करो, यूनिफॉर्म फ्लो के केस में यहां पर फॉर द यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब ये होगा कि आपका जो फ्लो हो रहा है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा है और वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना। जैसे मान लो x में फ्लो हो रहा है या फिर y में फ्लो हो रहा है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा है ना। तो नोट करो, in the uniform flow the velocity remains constant. 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 अगर हम यहाँ पर
मुझे बता सकते हो जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में स्ट्रीमलाइन बनती है। तो स्ट्रीमलाइन की जो इक्वेशन होगी वो देख करके बता सकते हो कि कौन सी इक्वेशन बनने वाली है। नहीं, एक्स डायरेक्शन में तो फ्लो हो रहा है, ये इक्वेशन पता है कि आपको ये कौन सी इक्वेशन होती है? इसकी इक्वेशन लिखनी है तो क्या लिखोगे? इसको लिखते हैं y बराबर कांस्टेंट, क्योंकि इस लाइन पर y कुछ कांस्टेंट है। जैसे इस लाइन पर y 0 है, इस लाइन पर y कुछ 1 है या 2 है, इस लाइन पर y 3 या 4 कुछ होगा, इस लाइन पर y कुछ ज्यादा होगा, है ना? तो इस डायरेक्शन में स्ट्रीमलाइन आएगी, जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में स्ट्रीमलाइन आती है। तो डेफिनेटली हमको डिराइव करने की भी जरूरत नहीं है, हमें मैथ्स से पता चल रहा है कि आपका जो साई वाली इक्वेशन आएगी वो आपकी कुछ ऐसे आएगी कि साई जो है वो आपका कुछ, ठीक है, यहां पर आप बोलोगे कि कुछ u मल्टीप्लाइड बाय y, इस तरीके से आपको इक्वेशन मिलेगी, है ना? साई की जो इक्वेशन मिलेगी कुछ इस तरीके से मिलेगी। अभी देख लेते हैं इसको, ना डिराइव करते हैं, नोट करो। तो आपके पास में स्ट्रिंग फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको उठाएंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन? डेल साई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू v और माइनस ऑफ डेल साई बाय डेल y इज इक्वल टू u, ठीक है? तो माइनस ऑफ डेल साई बाय डेल y इज इक्वल टू u, ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ठीक है, इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि साइज होगा, ठीक है? u की जगह क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज u? x डायरेक्शन में वेलोसिटी बताओ जरा। u का मतलब होता है x डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी कैपिटल U है क्या? जब फ्लो सारा का सारा इस डायरेक्शन में हो रहा है तो वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी है? कैपिटल U। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी इन y डायरेक्शन? 0, क्योंकि सारा का सारा फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है? तो u तो हो गया कैपिटल U और v हो गया 0। देखो जरा मेरे साथ में, तो u की जगह पर हम लिख देंगे कैपिटल U, और यहां पर जब इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा, ठीक है, दिस साई इज इक्वल टू माइनस uy प्लस सम कांस्टेंट। देखना जरा ऐसे कुछ आ रहा है क्या? जब आप इसको y को इधर लेकर के जाएंगे, u ऑलरेडी कांस्टेंट था, है ना? u ऑलरेडी कांस्टेंट था, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो माइनस uy बन जाएगा प्लस सब कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये स्ट्रीमलाइन की इक्वेशंस होगी, है ना? दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। कई सारी जगह पर इक्वेशन में यहां पर माइनस ना लगा करके यहां पर भी लगाते हैं, इस जगह पर भी इक्वेशन के अंदर माइनस लगाया जाता है। वो इस वजह से लगाया जाता है कि अगर आप x डायरेक्शन के अंदर स्पीड देख रहे हो तो आपने u बोला था और इसी डायरेक्शन में आपकी स्ट्रीमलाइंस हो जाएगी, ठीक है? वैसे माइनस का कोई फर्क पड़ेगा नहीं उस जगह पर, बस दोनों में से एक जगह पे माइनस आता है। जब आप वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन देखते हो तो दोनों जगह माइनस है, और यहाँ पर जब डेफिनेशन देते हैं तो यहाँ पर कई जगह पर यहाँ माइनस लिखा होता है इन दोनों टर्म्स में, कई जगह पर यहाँ माइनस लिखा होता है। दोनों सेम चीज है, बस डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है और कुछ नहीं। तो अगर इस डेफिनेशन में अगर हम माइनस साइन ना लगा करके हम सीधा सीधा यहाँ पे प्लस साइन लगाए ऊपर वाले में, नीचे में माइनस यूज करें, तो ये इक्वेशन फिर आपकी इस फॉर्म में मिल जाती है ना? कुछ ज्यादा डिफरेंस इसके अंदर नहीं है। फिर आप बोलोगे जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन के अलोंग स्ट्रीम लाइंस आ रही है। देखो लाइंस अलग चीज होती है और आप लाइन के साथ में डायरेक्शन जोड़े, ठीक है? अगर आप लाइन बनाते हो, दिस इज द लाइन, ये कोई डायरेक्शन थोड़ी ना बताती है, दिस इज द लाइन सेगमेंट। आप लाइन को इस डायरेक्शन में भी शो कर सकते हो, लाइन को इस डायरेक्शन में भी शो कर सकते हो, ठीक है? तो इस वजह से आप माइनस यदि इस तरफ ले ले ताकि जिस डायरेक्शन में फ्लो आ रहा है उसी डायरेक्शन में भी उनको शो करना हो, तो आप बोल सकते हो साइज होगा वो uy प्लस c के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से, अगर हमने यहाँ पर इस इक्वेशन को यूज करते हुए यदि हमने डेल साई बाय डेल y की डेफिनेशन को यूज करते हमने ये बनाया था, तो अगर ये वाली इक्वेशन यूज करें v इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल साई बाय डेल x, तो क्या बन जाएगा? देखो जरा, अगर आप डेल साई बाय डेल x करोगे, डिफरेंशिएट करोगे इसको, तो माइनस ऑफ डेल साई बाय डेल x यदि निकालोगे, ठीक है, तो वो कितना होगा? दैट इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर भी आप फंक्शन बोल दो, क्योंकि जब आपने इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है तो यहाँ पर ये fx आएगा, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो दिस इज इक्वल टू माइनस एफ डैश एक्स, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज इक्वल टू v, एंड v कितना है क्वेश्चन के अंदर? 0। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो fx है वो बेसिकली कांस्टेंट है। तो यहाँ पर सीधा सीधा मैंने कांस्टेंट इसलिए लिख दिया था, है ना? मैं जानता था कि आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ये पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि जिसके रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेट किया उसको छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट है। तो आपको यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स लिखना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझे नजर आ रहा था आगे जाकर कि ये 0 दिया हुआ है, तो जब डिफरेंशिएट करोगे वो 0 के बराबर होगा, ठीक है? तो इसका मतलब fx हमारा कांस्टेंट आएगा, तो मैंने पहले ही उसको कांस्टेंट लिख दिया था। बात समझ में आ गई क्या? अब ध्यान देना, हमारी जो फाइनल इक्वेशन है उसका कारण ये था, है ना? आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख दो कि ये इसका कारण था जिस वजह से मैंने उसको सीधा कांस्टेंट लिखा था। अब ध्यान देना, हमारी जो स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन बनी है वो बनी है साई बराबर uy प्लस c, है ना? साई बराबर
uy plus c। ध्यान दो, if we assume that at y equals to 0 psi की वैल्यू 0 है ना, हम ये मान लें y बराबर 0 पर psi 0 है, तो कांस्टेंट कितना आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा 0। तो क्लियर कट इक्वेशन क्या बन जाएगी, psi इज इक्वल टू uy, है ना, psi इज इक्वल टू uy। तो जब आप इसको प्लॉट करोगे स्ट्रीम लाइंस को, तो वो कैसे प्लॉट होगी, स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन आई है आपकी psi इज इक्वल टू uy, ठीक है, y की जगह 0 पुट करो। देखो ये है आपका जो लाइन है, ये x एक्सिस कहलाती है, x एक्सिस पर y 0 तय गया, इस लाइन पर y बराबर 0 चल रहा है, y बराबर 0 यहां डालोगे तो psi कितना हो जाएगा, 0। अगर मैं यहाँ पर y बराबर 1 वाली लाइन लूं, सोचो जरा, अगर मैं y बराबर 1 लूं, जैसे ये 1 यूनिट लूं, तो 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, psi की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू u हो जाएगी। अगर यहां डाले तो दिस psi इज इक्वल टू 2u, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हो, दीज आर द प्लॉटेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन को यदि आप प्लॉट करना चाहे ग्राफिकली तो वो ऐसे प्लॉट हो जाएगा। हमेशा फ्लो की डायरेक्शन में स्ट्रीम लाइन होती है ना, तो अगर कोई प्लॉट करने के लिए बोले आप ऐसे प्लॉट कर सकते हो। बात आगे क्या समझ में, इस टॉपिक में मेरा कुछ और भी पर्पस है इन सब चीजों को समझाने का, ठीक है, ताकि हम जो अभी डिफरेंट टाइप के जो फ्लो आने वाले हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग हम स्ट्रीम लाइंस भी बना सके और पोटेंशियल लाइंस भी बना सके, है ना। तो हमने स्ट्रीम लाइन को कैसे प्लॉट करते हैं उसको बनाना सीख लिया, है ना, सीख लिया। अब दूसरा मैं चाहता हूं कि हम लोग यहां पर सीखे कि पोटेंशियल लाइंस कैसे प्लॉट होगी, है ना। पहले इतना बना लो आप, हमने शुरुआत की थी कि कांस्टेंट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाता हुआ फ्लो है, यूनिफॉर्म फ्लो है, उसके अंदर यदि आपको स्ट्रीम लाइंस को और पोटेंशियल लाइंस को प्लॉट करना हो तो कैसे प्लॉट किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने स्ट्रीम लाइन के लिए फंक्शन बना लिया, जो इक्वेशन आई हमारी फाइनली उस इक्वेशन को हमने प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो y की वैल्यू को 0 पुट किया तो हमारे पास में स्ट्रीम लाइन इसके अलोंग आई, y बराबर 1 पुट किया तो स्ट्रीम लाइन आई psi इज इक्वल टू u, ठीक है। y बराबर 2 पुट किया तो psi इज इक्वल टू 2u। सिमिलरली आगे 2-3 आप शो कर सकते हो, psi इज इक्वल टू दिस इज 3u, इतना काफी है ना। चलो तो व्हाट विल बी योर आंसर, द स्ट्रीम लाइंस आर द लाइंस अलोंग द x एक्सिस के अलोंग लाइन, है ना। तो कंक्लूजन ये है कि जब यूनिफॉर्म फ्लो होता है तो जो स्ट्रीम लाइन होती है, स्ट्रीम लाइंस आर पैरेलल टू x एक्सिस के, या फिर आप बोल सकते हो डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जिस डायरेक्शन में फ्लो है उसी के पैरेलल यहाँ पर स्ट्रीम लाइंस बनेगी। तो अगर मैं आपको x एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो नहीं देता, मैं आपको ऐसे देता, तो बता सकते हो कि इसकी स्ट्रीम लाइन कैसे है, द स्ट्रीम लाइंस आर पैरेलल टू y एक्सिस, या स्ट्रीम लाइंस आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो के पैरेलल है। और यह इक्वेशन कौन सी बनेगी, अब x कांस्टेंट चलता है इन इक्वेशन में, है ना। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो psi इज इक्वल टू ux बनेगी। अगर कोई डेरिवेशन करेगा, यहाँ बना था psi बराबर uy, यहाँ बनेगा psi इज इक्वल टू ux। मेरी बात समझ में आ गई क्या? हाँ, कैपिटल U बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं U बोल रहा हूँ कि U वेलोसिटी से जा रहा है ना। अब आप कहीं पर भी वेलोसिटी शो करोगे जैसे ऐसे, तो इसको U बोल दो, V बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप, है ना। तो आप चाहे अगर आप बोलोगे सर मैं तो इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी को V बोलना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप V बोल दो, ठीक है, आप V बोल दो। अगर आप V बोलोगे तो इसको Vx लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट है उनको समझना सीखो, ठीक है, ताकि हमें डेरिवेशन करने की भी जरूरत ना पड़े, है ना। चलो अब इसके बाद में हमारे पास में हम चाहते हैं कि इसी तरीके का ग्राफ बनाए, लेकिन ये तो स्ट्रीम लाइन का था, अब ग्राफ बनाएंगे पोटेंशियल लाइन का। तो आप लोग बना सकते हो पोटेंशियल लाइन का ग्राफ, कैसे बनेगा, पोटेंशियल लाइन की और इसकी डेफिनेशन को आपस में यूज करना शुरू कर दो, ठीक है, काम हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे काम होगा देखो जरा, आपके पास में इक्वेशन जो फाइनली आई थी साई के अंदर वो ये थी, है ना, साई इज इक्वल टू यू वाई। अब इस इक्वेशन का क्या करें बताओ, साई इज इक्वल टू यू वाई है ना, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करें y के रेस्पेक्ट में, है ना, यानी कि हम डेल साई बाय डेल वाई निकालें, इक्वेशन वाली की हुई है, अगर हम डेल साई बाय डेल वाई निकालें तो यहाँ पर ये u आएगा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल फाई बाय डेल एक्स। तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो फाई होगा वो कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई, फाई विल बी इक्वल्स टू माइनस यू एक्स, है ना, फाई इज इक्वल टू माइनस यू एक्स, ठीक है, प्लस कांस्टेंट भी आएगा, फिर से वही कहानी, कांस्टेंट आएगा, फिर मैं बोल दूंगा कि लेट x इज इक्वल टू 0 पर फाई 0 है ना, तो सिमिलर तरीके से आप इसको 0 कर दोगे। हमने ये मान लिया कि एट x इज इक्वल टू 0 फाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशन हमने मान ली।
माइनस प्लस कुछ शो नहीं करेगा लाइन के अंदर, ठीक है, आपका सीधा सीधा लाइंस बनाएंगे हम, ठीक है। तो माइनस प्लस तो आपका बस इन चीजों को शो करता है कि ये हमारी ऐसे मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो माइनस में बना रहे हो तो आप ऐसे बनाओ इधर, है ना, जो लाइंस बनेगी वो ऐसे बनेगी, समझ में आ रहा है। तो माइनस प्लस कुछ यहाँ पर ज्यादा आपको मायने नहीं रखता, आप लोग सिर्फ उस पर ध्यान दो कि नेचर फाइनली इक्वेशन का कैसा मिला है। तो फाई को अगर आप प्लॉट करने जाओगे तो कैसे प्लॉट होगा बताना जरा, फाई कैसे प्लॉट होगा, ठीक है, फाई कैसे प्लॉट होगा, फाई विल बी लाइक दिस। और मेरे हिसाब से आप लोग सब समझदार है, आपको पता ही था कि स्ट्रीम लाइन और पोटेंशियल लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर ये लाइन अगर एक्स में जा रही थी तो वो लाइन ऐसे वाई में जाएगी, बात समझ आ गई, ठीक है। तो हम यहाँ पर याद भी रख सकते हैं बड़े आराम से, व्हाट विल बी द इक्वेशन हियर, इधर बोल दोगे फाई 0 है, क्योंकि ये कौन सी लाइन है, इस लाइन पर x बराबर 0 चल रहा है, x बराबर 1 पर फाई कितना होगा, व्हाट इज फाई, फाई इज इक्वल टू u लिख दो या माइनस u लिख दो, मैग्नीट्यूड लिखोगे तो सिर्फ इतना, यहाँ पर फाई कितना होगा 2u, ठीक है, फाई इज इक्वल टू 3u एंड सो ऑन। बात समझ आ गई क्या। तो वैसे इस पूरी कहानी का पर्पस ये नहीं था कि हम लोग इस सिंपल केस के लिए इसको डिराइव करें, पर्पस ये है कि अब आने वाले केसेस आप समझे, है ना। तो नेक्स्ट जो केस था उसको लिखो आप, वो केस है सोर्स फ्लो, हेडिंग डाल लो सोर्स फ्लो। तो यूनिफॉर्म पोटेंशियल फ्लो के लिए हम फिगर बनाना सीख गए, नाउ वी विल सी सोर्स फ्लो। सोर्स फ्लो और सिंक फ्लो कैसे होते हैं उनको देख लेते हैं, हटा दो क्या मैं इन सबको, नोट कर लिया, ठीक है। तो कंक्लूजन याद रखो, यूनिफॉर्म फ्लो में जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में तो स्ट्रीम लाइन बनेगी और उनके परपेंडिकुलर में पोटेंशियल लाइन बनेगी, है ना। माइनस प्लस में सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सिस का खेल होता है, बाकी कुछ नहीं है। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर आपने ऊपर की तरफ y को पॉजिटिव दिखाया है, ठीक है, और y को ऊपर ना दिखा के नीचे दिखा दोगे तो ग्राफ को नेगेटिव वाला नीचे दिख जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। चलो ध्यान देना, सोर्स और सिंक में डिफरेंस पता है कि आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर्स। जैसे लाइट सोर्स होता है, या आप एनवायरनमेंट के अंदर भी पढ़ते हो कि जो सोर्सेज है पानी वानी लिया जाता है ना, तो उस टाइम पर भी आपका जैसे गाँव में वेल होता है तो वेल को आप सोर्स कह सकते हो। तो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होगा, वहीं से होगा। वाटर हेड टैंक होता है, तो सोर्स क्या होता है, जहां से चीजें स्टार्ट होती है ना। और सिंक किसको कहते हैं, जहां पर चीजें टर्मिनेट होती है, जहां पर चीजें आती हैं। तो सोर्स में जब जब भी फ्लो होता है तो वो कैसे होता है, ठीक है, आंसर होगा रेडियल डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे नोट कर लो, इसको तो आप सोर्स कहते हो, दिस इज द सोर्स। और सिंक कैसा होता है, सिंक भी आपका ऐसा ही होगा दिखने में तो, लेकिन इसमें और सोर्स में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है। रेडियल इनवर्ड फ्लो यदि है तो उसको तो आप कहेंगे कि ये सिंक का एग्जांपल है, ठीक है, दिस इज द सिंक फ्लो। और इसको क्या कहेंगे, दिस इज द सोर्स फ्लो। मुझे बताना जरा, सोर्स में अगर ये लाइंस मैंने बनाई है तो क्या फ्लो डायरेक्शन रेडियल है क्या, व्हाट इज द फ्लो डायरेक्शन, रेडियल। तो रेडियल मतलब यू आर कितना है, यू आर कितना है, यू के बराबर है, व्हाट इज यू आर। रेडियल डायरेक्शन में जो फ्लो है वो यू के बराबर है। और यहां पर अगर आप टेंजेंशियल डायरेक्शन में देखो, यानी कि वी थीटा देखो या यू थीटा बोलो, तो कितना है यू थीटा, 0। टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फ्लो ही नहीं है। रेडियल डायरेक्शन में जो फ्लो हो रहा है, अभी अभी आपने कंसेप्ट देखा था, जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में स्ट्रीमलाइन बनती है। तो स्ट्रीमलाइन की डायरेक्शन यही आने वाली है। अभी इक्वेशन जब हम डिराइव करेंगे तो इक्वेशन यही आएगी। और इसमें पोटेंशियल फंक्शन की कैसे आने वाली इक्वेशन, इक्वेशन पोटेंशियल फंक्शन की ये आने वाली है। पोटेंशियल लाइन की जो इक्वेशन आएगी, क्यों, क्योंकि रेडियल लाइन और जो टेंजेंशियल लाइन है यहाँ पर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर तभी होगी, है ना। तो जो पोटेंशियल सोर्स का या सिंक का जो आपका पोटेंशियल लाइन होगा वो तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, और जो रेडियल लाइन होगी वो स्ट्रीम लाइंस होगी, है ना। तो ये हमने कंक्लूड कर दिया कुछ चीजों को सीख करके, क्योंकि यही क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना। तो ये जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये क्या है, दीज आर द पोटेंशियल लाइन, है ना, इक्विपोटेंशियल लाइन, दीज आर द पोटेंशियल लाइंस। और जो ये वाली जो रेडियल लाइंस थी ना, जो रेडियल लाइंस है वो क्या है, रेडियल लाइंस आर द स्ट्रीम लाइन, ठीक है। लिख लो जरा, कंक्लूजन ही पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम, आपको यही पूछा जाता है कि इनको क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन कैसा होता है और रेडियल लाइंस कैसा होता है। सोर्स और सिंक में सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है, बाकी और कुछ नहीं है ना।
तो यहाँ पर भी अगर आप बोले तो रेडियल डायरेक्शन में ये तो आपकी क्या हो गई, स्ट्रीम लाइंस होगी, और जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे वो, ठीक है, वो पोटेंशियल लाइंस हो जाएगा। ध्यान देना, अगर मैं बोलता हूँ, देखो ध्यान देना, जैसे मान लेते हैं कि ये थोड़ी सी डेप्थ भी है इसके साथ में, फ्लो अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है, या बाहर की तरफ जा रहा है, सोर्स से तो बाहर की तरफ जाएगा फ्लो, और अगर सिंक है तो अंदर की तरफ फ्लो आएगा। इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझो कि इसकी कुछ डेप्थ भी है ना, कुछ डेप्थ है, लेट की डेप्थ कितनी है, लेट द डेप्थ इज इक्वल टू डी, है ना। यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ फ्लो है किसी न किसी डेप्थ के अंदर, ये रेडियल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उस डेप्थ को आप डी मान लो। ध्यान देना, यहाँ पर एक टर्म डिफाइन कर रहा हूँ जिसको मैं कह रहा हूँ स्मॉल क्यू, ठीक है। तो स्मॉल क्यू, लेट्स से कि वी आर टेकिंग क्यू डिवाइडेड बाय डी, द टोटल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय डेप्थ, यानी कि पर यूनिट डेप्थ में जो डिस्चार्ज है उसको मैं स्मॉल क्यू कह रहा हूँ। नोट कर लो, क्यू का मतलब है द डिस्चार्ज, ठीक है, डिस्चार्ज पर यूनिट डेप्थ। कुछ ना कुछ जब भी आप पानी अगर आप फ्लोर पर भी आप फैलाते हो तो कुछ ना कुछ तो डेप्थ तो बनती है ना, तो वो जो डेप्थ है चाहे वो कितनी भी बने, उस डेप्थ को मैंने डी बोल दिया। जो डिस्चार्ज हो रहा है वो बाहर की तरफ हो रहा है। मुझे यहाँ पर एक चीज बता सकते हो कि अगर मैं आर रेडियस वाला एक सर्किल लूं, जैसे यहाँ पर ये जो क्रॉस सेक्शन है आर रेडियस पर है, और मान लेते हैं कि डिस्चार्ज क्यू है, और ये क्यू कैसा है, ध्यान देना इस टॉपिक के अंदर ये क्यू कांस्टेंट चल रहा है ना, कांस्टेंट है, जो डिस्चार्ज सोर्स से निकल रहा है वो कांस्टेंट है पर यूनिट डेप्थ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बता सकते हो इस जगह पर आर वाले पॉइंट पर रेडियल वेलोसिटी कितनी है, व्हाट इज यू आर, यू आर बता सकते हैं क्या। तो हमेशा जो वेलोसिटी होती है वो डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा आएगा बताओ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला आएगा क्या, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ध्यान देना, अगर मैं यू आर बताना चाहूंगा तो यू आर कितना हो जाएगा, डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब लिखो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, दैट इज 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय डी, है ना। तो q डिवाइडेड बाय d को मैंने स्मॉल q बोल दिया है, डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई, इसको लिख लो, रेडियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी दैट इज इक्वल टू स्मॉल q डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। रेडियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी दैट इज q डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, और u थीटा जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो 0 है। देखो बता सकते हो जिस तरीके से हमारे पास में यहाँ पर फ्लो हो रहा है, कौन सी इक्वेशन लगाना बेटर होगा, क्या हम पोलर सिस्टम वाली इक्वेशन लगाएं या फिर हम लोग कार्टेशियन सिस्टम वाली इक्वेशन लगाएं। कार्टेशियन लगाओगे तो दिक्कत आ जाएगी, पोलर वाली लगानी पड़ेगी क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हम पोलर वाली इक्वेशंस यहाँ पर लगाएंगे। तो नोट करो, पोलर पे अगर आप इक्वेशन लगाते हो तो इक्वेशन मैंने आपको लिखवाई थी, यू आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल साई बाय, कौन सा आएगा यहाँ पे, अगर मैं साई लिख रहा हूँ स्ट्रिंग फंक्शन परपेंडिकुलर वाली देता है ना, डेल थीटा, और यू थीटा अगर आप लिखोगे तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल साई बाय डेल आर। तो ये इक्वेशन है जिसको आप अप्लाई करोगे, यू आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल साई बाय डेल थीटा। तो हम लोग स्ट्रिंग लाइन की इक्वेशन बनाने वाले हैं, ये पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में क्वेश्चन, है ना, आपसे एसएससी जेईई के प्री में भी पूछे गए। तो क्वेश्चन बस वो ये पूछता है कि फाइनल जो सॉल्यूशन है, फाइनल जो आंसर है वो पूछता है, कंक्लूजन पूछता है, लेकिन अगर अंदर से क्वेश्चन आया तो इनको कैसे अप्लाई करते हैं वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सीखो। अब यू आर हमने निकाला ही था, अभी यू आर कितना था, व्हाट वाज यू आर ये रहा फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, और u थीटा कितना है, 0 है। हमारे पास में जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से लिखी हुई है, सही लिखा गया, q डिवाइडेड बाय 2 पाई आर वो इस एक्सप्रेशन के बराबर हो जाएगा। देखो अब इसमें आगे चलने के लिए 1 अपॉन r से ये 1 अपॉन r विल कैंसिल आउट, अगर इस इक्वेशन से आगे चले तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, डेल साई बाय डेल थीटा इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब इसको फर्दर यदि सॉल्व करोगे तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो साई का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, q डिवाइड बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय d थीटा, इंटीग्रेट करोगे तो थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर से हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हैंडल करने का तरीका कि थीटा बराबर 0 डिग्री पर क्या मान लेंगे, साई को 0 मान लेंगे। तो थीटा बराबर 0 पर, नोट कर लेना, थीटा बराबर 0 पर साई इज इक्वल टू 0, ये हमने मान लिया, तो उससे c0 आ गया। आगे की आपकी इक्वेशन फाइनली, जो फाइनल इक्वेशन है साई में, यानी कि जो स्ट्रीम लाइंस है उसकी इक्वेशन हमारे पास बन गई, दैट इज q डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय थीटा। रिसेंटली अभी जेईई एग्जाम में भी इससे भी क्वेश्चन आए हैं, अच्छे एग्जाम्स में तो हमेशा से पूछ ही रहे थे, लेकिन अब चीजें खुलती जा रही है धीरे धीरे करके, है ना। तो आप लोगों को इसकी समझ भी होनी चाहिए कि हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाते कैसे। बस इक्वेशन से इक्वेशन याद करनी पड़ेगी, ये डेफिनेशन है, यहाँ से तो चीजें स्टार्ट होती है, ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को याद रखो। इसके बाद में वो इंटीग्रेट करना है, ठीक है, फंक्शन निकाल करके। तो साई की जो इक्वेशन बनी है वो ये बनी है, देखो ध्यान देना, q कांस्टेंट था, 2 पाई आपका कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट टर्म है मल्टीप्लाइड बाय थीटा, ठीक है। ये कैसे बनेगा, देखो ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पर, ठीक है,
चलो सिंक लिखा हुआ है तो सिंक रहने देते हैं। अगर मैं यहाँ पर सोर्स के लिए ये इक्वेशन अप्लाई करूं तो ये लाइन है मेरी थीटा बराबर 0 डिग्री वाली, ये सुनो, ये थीटा 0, ये थीटा 45, ये थीटा कितना 90 है ना। तो यहाँ पर अगर अलग अलग थीटा पर यदि हम ये इक्वेशन बनाएं, ठीक है, इस इक्वेशन को लगाए तो थीटा इस जगह पर पाई बाई 4 है क्या, बताओ जरा। थीटा इस जगह पर पाई बाई 2 है क्या। तो थीटा 0 पर साई कितना है, 0 है ना, साई 0 मतलब ये वाली लाइन। थीटा बराबर पाई बाई 4 पर ये कितना है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 पुट करो तो यहाँ पर साई हो जाएगा q डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो स्ट्रीम लाइन आ रही है उसकी इक्वेशन क्या है, साई बराबर q बाई 8। तो हो सकता है क्वेश्चन अब आए तो वो बोलते हैं 45 डिग्री पर जो स्ट्रीम लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो साई इज इक्वल टू q डिवाइड बाई 8। बात आ रही समझ में। यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी साई इज इक्वल टू पाई बाई 2 जब पुट करोगे तो q बाई 4 है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। सिंक में बस उल्टा हो जाएगा ये, है ना, रेडियल लाइन अंदर की तरफ फ्लो दिखा दोगे सेम इक्वेशन आ जाएगी, सेम कंसेप्ट है, बस बाहर और अंदर का चक्कर है सिंक और सोर्स के अंदर। बस समझ में आ गई है। तो साई की इक्वेशन कैसे निकाल रहे हैं, उसके बाद में उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं, इनको ध्यान देते हुए चलो। अभी हमारा एक लास्ट काम और बचा है बस, है ना, इस टॉपिक में हमारा लास्ट काम और बचा है। साई दिख लिया यानी कि स्ट्रीम लाइन को हमने प्लॉट कर लिया, है ना। स्ट्रीम लाइंस को कैसे प्लॉट करते हैं, अगर आप प्लॉटेशन देखोगे तो वो ये आ जाएगा। देखो स्ट्रीम लाइन के लिए मैंने अगर डिस्चार्ज को क्यू लिखा था यहाँ पर, ठीक है, पर यूनिट डेप्थ में, तो यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस क्यू लिख देंगे बस इक्वेशन में। ठीक है, सिंक और सोर्स में बस ये डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर साई इज इक्वल टू माइनस क्यू लिख दोगे। माइनस होने का मतलब अंदर की तरफ आ रही होगी लाइंस, प्लस होने का मतलब बाहर की तरफ लाइंस आ रही है, माइनस होने का मतलब अंदर की तरफ लाइंस आ रही है। तो लिख लो जरा, यहाँ सोर्स में जो डिस्चार्ज आ रहा था उसको प्लस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर सिंक में जो डिस्चार्ज होगा पर यूनिट डेप्थ में उसको माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। प्लस का मतलब है रेडियल लाइंस आर गोइंग आउटवर्ड, माइनस का मतलब है रेडियल लाइंस आर गोइंग इनवर्ड। ठीक है, दोनों में ये आप मैथ्स को समझ के चलो। ठीक है, तो इसको डेरिवेशन देखने की जरूरत नहीं, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट यहाँ पर है ना, सोर्स और सिंक के रिजल्ट सेम है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, ध्यान देना। हमारे पास में स्ट्रीम लाइन से रिलेटेड तो इक्वेशन भी आ गई और प्लॉटिंग भी हो गई, सबको समझ आ गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के, ना, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर इक्वेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन डिराइव करते हैं कोरस्पॉन्डिंग टू द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। What is the equation in the polar coordinate system for the velocity potential function? Velocity potential function अगर आप देखें तो u r था del psi by del r, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में था u थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन r del psi by del phi by del थीटा, है ना। तो ये दो इक्वेशंस थी। अब इन दो इक्वेशन में स्टार्ट करें तो u r जो आपके पास में है वो तो q डिवाइडेड बाय 2 pi r है। ठीक है, इस इक्वेशन से हम स्टार्ट कर लें क्योंकि u थीटा तो ऑलरेडी 0 चल रहा है आपका। इस इक्वेशन से स्टार्ट करें तो क्या आ जाएगा बताओ जरा, r के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये फाई बनेगा, और इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा आप लोग बताओ, q डिवाइड बाय 2 पाई, ये तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन ln ऑफ r। फिर से लॉजिक वही प्लस c करोगे, ठीक है, तो वहां पर आपके पास में उसको 0 कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में जो रिजल्ट आ रहा है वो आपकी फाइनल इक्वेशन ही होगी, फाई इज इक्वल टू q डिवाइड बाय 2 पाई ln ऑफ r। ठीक है, इस इक्वेशन को लिख लो आप। अब ये वाली इक्वेशन जब आप बना रहे हो तो इस इक्वेशन के अंदर ध्यान देना, वैसे तो ठीक है, अगर आप r की वैल्यू को कांस्टेंट करते जाओगे तो फाई आपका कांस्टेंट आएगा, फाई कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रीम लाइंस है वो कुछ आपकी रेडियल लाइंस थी, कुछ इस तरीके से लाइंस थी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इन सर्कल्स को ड्रॉ करोगे तो सर्कल्स मतलब जो ये आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल होगा, और उन सर्किल्स की इक्वेशन क्या है वो ये है। जो भी आपको r दे रखा हो वो r पुट कर देना, उसकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो सर्कल्स की इक्वेशन आ गई। याद करना तो बड़ा आसान है, फ्लो की डायरेक्शन में स्ट्रीम लाइंस बनती है, परपेंडिकुलर में वेलोसिटी पोटेंशियल लाइन बनती है। ठीक है, बस थोड़ी सी इक्वेशंस और बता दी है मैंने इस टॉपिक में। अगर क्वेश्चन आए मान लो इक्वेशन से, या कोई आपको कंक्लूड करना हो किसी तरीके का, तो आप कंक्लूड कर सकते हैं। रिजल्ट्स बहुत इजी थे। यूनिफॉर्म फ्लो में फ्लो की डायरेक्शन में स्ट्रीम लाइन है, परपेंडिकुलर में पोटेंशियल लाइंस है। सिंक और सोर्स में रेडियल डायरेक्शन में स्ट्रीम लाइंस है, और कॉन्सेंट्रिक सर्किल में पोटेंशियल लाइंस है। समझ में आ गया, कंक्लूजन तो ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आजकल मैंने देखा है एग्जाम्स के अंदर जो आपका पूछा जा रहा है
क्लोज्ड सिलेंडर को लेकर के, है ना। तो क्लोज सिलेंडर पर एक क्वेश्चन और है, उसको नोट करो आप। एक क्वेश्चन है, नोट करो। अ क्लोज्ड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, ये डीपीपी में मिलेगा और वहां सॉल्यूशन नहीं दूंगा मैं, ना सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है मैंने वहां पे। तो ये सब चीजें समझने की है। डीपीपी में इससे भी छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन अब मैंने आपको ये पढ़ा दिया ना, तो आपको फटाफट से रिकॉल हो जाएगा और वो क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है। तो क्लोज्ड सिलेंडर से एक क्वेश्चन है डीपीपी के अंदर, बच्चे तो रटते हैं, उनको आपको समझा देता हूँ मैं कि कैसे डिराइव होगा, ठीक है, कैसे रिजल्ट आता है। कोशिश करो सारे डेरिवेशंस वगैरह यदि आप करते हो और समझ लेते हो ना, तो आपको लॉन्ग टर्म में ये चीजें सारी याद रहेंगी, ठीक है। चलो, अ क्लोज्ड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट h, एक क्लोज्ड सिलेंडर है जिसकी रेडियस तो r है, ठीक है, जिसकी रेडियस तो r है और इसकी जो हाइट है वो कैपिटल H है, ठीक है। दिस इज द हाइट ऑफ द क्लोज्ड सिलेंडर, दिस इज द क्लोज फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम आल्सो, है ना। नोट करो, इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर? पूरा पूरा भरा हुआ है ये वाटर से ऊपर तक, बिल्कुल टॉप तक ये पानी से भरा हुआ है ना। कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। इट इज रोटेटेड अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करवाया जाता है ना। मान लेते हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो नोट करो, इट इज रोटेटेड अबाउट द वर्टिकल एक्सिस with the speed of ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में आपको स्पीड बता रखी है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड के अंदर, विद द स्पीड ऑफ ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। डिटरमाइन द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर, डिटरमाइन द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द water on the top and the bottom of the cylinder. Determine the total pressure exerted by the water on the top and the bottom of the cylinder. Total pressure, what is the meaning of total pressure? Force, है ना। total pressure का मतलब है force। आपको force बताना है कि टॉप पर कितना फोर्स लगेगा और बॉटम पर कितना लगेगा। कर सकते हैं क्या स्टार्ट इस क्वेश्चन को करना? देखें, ये ऑब्जेक्टिव में आ रहा है आजकल, है ना। एसएससी जीएन में भी आ चुका है प्री के अंदर, यानी कि एक नंबर मिलता है इसका। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो याद तो रखना ही है, ठीक है, लेकिन ये कैसे डिराइव हो रहा है उसको भी समझ लो। क्योंकि अगर कोई बच्चे पूछते हैं ना कि क्या कारण है इसका, कि ऐसा कैसे हो गया, कौन सा फॉर्मूला है, क्या है, ठीक है, तो हो सकता है अगली स्टेप जब आपसे पूछे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे तो वो अंदर से डेरिवेशन से आए। उसने एंड रिजल्ट पूछा है तो बीच में कहीं पे भी पूछ जाएगा वो, ठीक है। चलो, कैसे अप्रोच करोगे आप, मुझे इसको बताओ जरा। टॉप पर फोर्स लगाने पर आप ध्यान दो, सबसे पहले मैं यहाँ निकालना चाहता हूँ व्हाट इज द फोर्स एट द टॉप, फिर मैं निकालूंगा फोर्स एट द बॉटम, ठीक है। कहानी समझ लो पहले। यहाँ जगह बिल्कुल भी नहीं है, तो पैराबोलॉइड वगैरह उसको तो भूल जाओ कि पैराबोला बनेगा, ठीक है। वैसे आपका इमेजिनरी चल रहा होगा सब कुछ, जो भी चल रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग ये बताओ मुझे कि टॉप पर वाटर की डेप्थ कितनी रहेगी, टॉप पर वाटर की डेप्थ कितनी रहेगी, टॉप लेवल पर वाटर की डेप्थ कितनी रहेगी? 0। वाटर की जो डेप्थ होगी ना, वाटर की डेप्थ मतलब इसके ऊपर कितना पानी, पानी है ही इसके ऊपर, है ना। तो प्रेशर का जो वेरिएशन आएगा वो सिर्फ रेडियल में आएगा क्या? तो रेडियल डायरेक्शन में प्रेशर का वेरिएशन कितना है वो तो आप जानते हो ना, डेल पी बाय डेल आर इज इक्वल टू व्हाट इज द रिलेशन? हाँ, तो दैट इज इक्वल टू रो वी स्क्वायर का मतलब है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना, रो वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये रिलेशन है, नोट करो कि प्रेशर का जो रेडियल के साथ में रिलेशन है दैट इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, यानी कि इसमें ये कैंसिल आउट होगा, रो ओमेगा स्क्वायर आर बन जाएगा, है ना। तो रो ओमेगा स्क्वायर आर ये प्रेशर का रिलेशन है। और किस में देख रहे हैं हम? रेडियल डायरेक्शन में ना। तो रेडियल डायरेक्शन में प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है? प्रेशर इस तरीके से वेरी कर रहा है। अगर आप यहाँ पर इसको डेल पी इसको इधर ले जाए, है ना, तो डीपी हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर आर डी आर। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दे क्या? व्हाट विल बी द रिजल्ट? प्रेशर का जो वेरिएशन है वो पता लग जाएगा, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सबका आएगा देखना जरा, प्लस कांस्टेंट बोल दो आप, ठीक है। आर बराबर 0 पर प्रेशर बराबर 0, ठीक है। तो आप बोल दो कि कांस्टेंट की वैल्यू 0 है, एट आर इक्वल्स टू 0 द प्रेशर इज इक्वल टू 0। ऐसे ही होता था ना, अब तक यही तो देखा था आपने। जब ओपन सिलेंडर देखा, क्लोज सिलेंडर देखा, उसमें पानी जब ऊपर तक था या नीचे तक था, कहीं पर भी पानी हो, उसमें एक कंडीशन बनती थी आपकी, कैसे? जैसे पानी ऐसे था तो यहाँ पर
ये आपकी रेडियल डायरेक्शन r बराबर 0 है। r बराबर 0 वाला पॉइंट हमेशा सरफेस पे रहता है, प्रेशर बराबर 0 रहता है क्या? तो प्रेशर 0 है कहां पर? r बराबर 0 पर। r बराबर 0 पर प्रेशर को 0 किया तो c कितना आ गया? 0 आ गया। तो प्रेशर का वेरिएशन रेडियल डायरेक्शन के साथ में आपका आ गया। बात समझ में आ रहा है? तो क्या मुझे कोई फोर्स बता सकता है क्या कि अगर मैं यहाँ पर इसका टॉप व्यू लूं तो टॉप व्यू तो मेरा ऐसा बनेगा सर्कुलर। अब टॉप व्यू के अंदर हमारा r डिस्टेंस पर अगर किसी जगह पर मैं कोई स्ट्रिप लूं, जैसे ये मैंने स्ट्रिप ली इतनी सी, तो इस जगह पर प्रेशर कांस्टेंट है क्या r डिस्टेंस पर? और प्रेशर कितना है? ये ना रो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो फोर्स निकल जाएगा इस छोटे से एलिमेंट पर, है ना? तो ये जो फोर्स होगा df जो होगा वो लिखवा सकते हो क्या? व्हाट इज df? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय इस एलिमेंट का एरिया। तो व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर इज रो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 2 पाई r dr से। फिर क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो आपके पास में टोटल फोर्स आ जाएगा। इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक? 0 से r तक, ठीक है? तो क्या बन रहा है देखो जरा, 2 से 2 विल कैंसिल आउट। दिस इज रो ओमेगा स्क्वायर पाई मल्टीप्लाइड बाय r क्यूब बना, ठीक है? तो r4 डिवाइडेड बाय 4। इतना सा क्वेश्चन आ रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियल डिस्टेंस रेज़ टू द पावर 4। इतना सा क्वेश्चन आ रहा है इस जगह से कि क्लोज्ड सिलेंडर जो कि फुल भरा हुआ होता है तो उसमें जो टॉप पर फोर्स लगता है, जो टोटल प्रेशर लगता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियल डिस्टेंस रेज़ टू द पावर 4। बात समझ में आ गया? उसका डेरिवेशन ये कभी भी मेंस जैसे एग्जाम में किसी भी चीज का डेरिवेशन उठा करके पूछ भी लिया जाता है, कभी कभार की बात है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पूछते, इस वजह से बच्चे करते भी नहीं। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट्स लिखवाता जाऊंगा ना कि ये ऐसा होता है, ये रेज़ टू द पावर 4 होता है, अगले दिन ही भूल जाओगे आप, ठीक है? तो उससे अच्छा है कि पूरी चीजों को समझो, थोड़ा सा कोशिश करो, बस हो जाएगा। प्रैक्टिकली विजुअलाइजेशन अगर है तो टॉप पर हम फोर्स निकालना चाहते हैं, प्रेशर का कारण जो फोर्स लगता है वो सेम लगेगा ना आपका। तो प्रेशर ने जो फोर्स लगाया वो इस डायरेक्शन में लगाया, जो लिक्विड ने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ। तो वॉल ने लिक्विड पर कहां फोर्स लगा दिया? नीचे। वो लिक्विड यहाँ पर खुद का वेट तो लगाएगा ही, साथ में इस आए हुए फोर्स को भी लगाएगा। तो बॉटम पर जो फोर्स लगेगा FB वो किसके बराबर होगा बता सकते हो क्या? जो टॉप पर फोर्स लगा प्लस W के बराबर, है ना? वो लिख लेना वहां पे कि जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो खैर डीपीपीज में भी आपको दिख जाएंगे क्वेश्चन कि जो फोर्स होगा टॉप पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियल डिस्टेंस रेज़ टू द पावर 4, ठीक है? रेडियल डिस्टेंस रेज़ टू द पावर 4। चलो r रेज़ टू द पावर 4 है ना, रेडियस रेज़ टू द पावर 4। चलो अब बॉटम पर फोर्स बता रहे हैं क्या? बॉटम पर फोर्स बताओ, व्हाट इज द फोर्स एट द बॉटम? व्हाट इज द फोर्स एट द बॉटम? तो FB बॉटम पर फोर्स, टॉप पर जो फोर्स आया था उसका फॉर्मूला एज इट इज लिखवा दो, रो ओमेगा स्क्वायर पाई, ठीक है, R4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस वेट। वेट लिखवाओ जरा, वेट कैसे लिखते हो? वेट लिखोगे रो मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ये खत्म। इस पे न्यूमेरिकल भी आ चुके हैं ना, EAC जैसे एग्जाम्स में तो न्यूमेरिकल भी पूछे गए, ठीक है? तो ये जो फाइनल इक्वेशन बनी है इनको यूज करके फोर्स बॉटम पर टॉप पर कहीं पर भी आपसे निकलवा सकता है। इक्वेशंस बिल्कुल याद मत रखना, ये छोटा सा जो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने वो याद रख सकते हो। डेरिवेशन बार बार देखोगे तो चीजें छप जाती है दिमाग में, ठीक है? समझ में आ गया क्या? आगे चले क्या? तो ये पूरा कंप्लीट आपका टॉपिक हो गया, इसमें हमने सारा सब कुछ देख लिया है कोरस्पॉन्डिंग टू द फ्लूइड काइनेमेटिक्स, है ना? तो क्वेश्चंस वगैरह भी देख लिए, जितने भी पॉसिबल कंसेप्ट थे सारे के सारे मैंने आपको डिलीवर कर दिए, है ना? अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर कंसेप्ट उठाते हैं, ठीक है? तो हमने क्या क्या सीखा फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर? हमने सीखा कि वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होता है, लोकल एक्सेलरेशन क्या होता है। उसके बाद में हमने देखा था रोटेशनल कंपोनेंट, ठीक है, कर्ल का मतलब क्या होता है, वॉर्टिसिटी का मतलब क्या है ना? उसके बाद में हमने देखा टाइप्स ऑफ मोशन, है ना, कि लीनियरली वो ट्रांसलेट कर सकता है, लीनियरली डिफॉर्म कर सकता है, वो रोटेट कर सकता है, एंगुलर डिफॉर्मेशन वहाँ हो सकते हैं। इन सब की डेफिनेशंस वगैरह हमने देखी थी। फिर वॉर्टेक्स फ्लो देखा, है ना, और वॉर्टेक्स फ्लो के बाद में हमने यहाँ पर सिलेंडर से रिलेटेड कि पानी खाली होगा नहीं होगा, उससे रिलेटेड चीजें देखी है ना। अब आगे चलते हैं, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का तीसरी किताब अब खुलने वाली, कौन सी वाली? फ्लूइड डायनेमिक्स, है ना। तो हेडिंग डाल लो फ्लूइड डायनेमिक्स।